Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. जिसमें पहला पार्ट है relation R in the set A starting from 1 to 14 defined as R equal to ordered pair x, y such that 3x minus y equal to 0. ठीक है, 11th में आपने पढ़ा था ये एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है. ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म मतलब हम इसके अंदर सारे वैल्यूज x की एक एक करके डालते जाएंगे जिसमें हमें 1 बाय 1 y की वैल्यूज मिलती जाएगी. तो यानी कि हमें एक क्लियर फॉर्म पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें रिलेशन में आ रहे हैं. ठीक है, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर पता चल जाएगा, क्लियर फॉर्म पता चल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप लेट कर लो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 जो इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, हमने वही इक्वेशन यहाँ पे ले ली. ठीक है, एक एक करके वैल्यूज डालते हैं. सबसे पहले इन्होंने 1 दिया है तो x इक्वल टू आप 1 ले लो, तो x इक्वल टू 1 ले लिया. दिस implies 3 into 1 minus y equal to 0. So 3 minus y equal to 0. So y equal to 3. यानी कि जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया x, y वो क्या है आपके पास 1, 3. ठीक है, ये पहला एलिमेंट आ गया. अब दूसरा ले लेते हैं x equal to 2. So this implies 3 times 2 minus y equal to 0. 6 minus y equal to 0 that means y equal to 6. तो यानी कि x equal to 2 डालने पे आपको y equal to 6 वैल्यू मिलती है. तो यानी कि दूसरा एलिमेंट हो गया, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2, 6. ठीक है, सिमिलरली अब थर्ड वाला देख लेते हैं. x equal to 3. 3 times 3 minus y equal to 0. 9 minus y equal to 0. So that means y equals to 9. That means third ordered pair हो गया 3, 9. उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं. x equal to 4. 3 times 4 minus y equal to 0. 12 minus y equal to 0. So y equal to 12. That means 4, 12. अब यहाँ पे 5 डाल के देख लेते हैं. x equal to 5. This implies 3 times 5 minus y equal to 0. यानी कि 15 minus y equal to 0. That means y equal to 15. Clearly देखो ये जो 15 है that does not belongs to the set A. That means यहाँ से अब ordered pair नहीं आएंगे हमारे पास. तो यानी कि हमारे पास बस ये 4 elements हैं जो ordered pair यहाँ पे relation में बैठे हैं. ठीक है, तो यानी कि एक हो गया हमारे पास 1, 3, दूसरा 2, 6, फिर 3, 9, फिर 4, 12. अब यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं कि इनमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कौन से हैं. ठीक है, तो अब बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते थे कि वही एलिमेंट जो सेट में है वो अपने आप को बिलोंग करना चाहिए. एग्जाम्पल 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या 1, 1 है? 1, 1 नहीं है. दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर. 2, 2 also does not belongs to the relation R. Similarly, अगर एक एलिमेंट ही पता लग जाए कि वो नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यानी कि हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. सो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की. ठीक है, इसी में से बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? चेक कर लेते हैं. पहला एलिमेंट ले लेते हैं 1, 3. ठीक है, क्या था सिमेट्री की डेफिनेशन? a, b belongs to R इम्प्लाई करना चाहिए b, a belongs to R. तो यानी कि b, a क्या हो जाएगा? 1, 3 belongs to R. दिस implies 3, 1 R को बिलोंग करना चाहिए. तो क्या ये R को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा. सो डज नॉट बिलोंग्स टू R. तो क्लियरली ये हो गया भाई कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर a1, a2 बिलोंग कर रहा है आर को और हमने यहीं से स्टार्ट करके लिया a2, a3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि a1, a3 भी आर को बिलोंग करे. ठीक है ना? ओके, हम लेट कर लेते हैं 1, 3. 3 से ही स्टार्ट करके एक नंबर 3, 9 दोनों ही आर को बिलोंग कर रहे हैं. तो इस हिसाब से 1, 9 भी बिलोंग करना चाहिए आर को. बट क्लियरली देखो क्या 1, 9 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा. तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है. ओके,
नेक्स्ट पार्ट में रिलेशन आर दिया हुआ है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, ये हमारे पास रिलेशन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें चेंज करना है इसको इनटू रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में चेक करते हैं इसको कैसे आएगी इसकी वैल्यूज, आर इक्वल टू एक्स की वैल्यूज डालते जाएंगे। कंडीशन है कि एक्स की वैल्यूज आपको लेस देन 4 लेनी है, ठीक है, मतलब वही नेचुरल नंबर लेकिन लेस देन 4, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 से लेकर और लेस देन 4 तक कितने नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 एंड 3, दैट्स इट, ठीक है। तो यानी कि अब एक एक करके हम x की वैल्यूज डाल देते हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज है ये हमारे पास x की वैल्यूज है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और हमारे पास पहला एलिमेंट है 1, इसका मतलब y इक्वल टू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 6, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1,6। दूसरा देखते हैं x इक्वल टू 2 इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 प्लस 5 5 6 7, तो दूसरा पेयर आ गया 2,7। फिर उसके बाद x इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी कि 8, तो यानी कि 3,8। तो यही आपके पास एलिमेंट्स आ गए, तो हम इसको फिलअप कर देते हैं 1,6 2,7 एंड 3,8। अब क्लियरली देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर पहला ही एलिमेंट ले लो 1,1 जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर्स में होना चाहिए था वो बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक पे आते हैं, अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक है। एक काम करते हैं, हम इसमें पहला ही एलिमेंट ले लेते हैं 1,6, ठीक है। 1,6 अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि 6,1 भी बिलोंग करे आर को, पर क्या देखो 6,1 है यहाँ पे, नहीं है, इसका मतलब ये भाई सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं, ट्रांजिटिव पे कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, कौन सा एलिमेंट ले बताओ, चलो 1,6 ले लेते हैं। तो अगर हम 1,6 लेंगे तो 6 से स्टार्ट हुआ हुआ कोई नंबर है ही नहीं, दैट मीन्स अगर 6 से स्टार्ट किया हुआ नंबर नहीं है तो यानी कि ये एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब इसके बलबूते पे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। सिमिलरली अब देखो 2,7 के अकॉर्डिंग भी नहीं बोलेंगे, 3,8 के अकॉर्डिंग भी नहीं बोलेंगे, तो आखिर हम इसका आंसर करेंगे कैसे। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर ये एलिमेंट, क्योंकि इनमें से कोई भी एलिमेंट तो ट्रांजिटिविटी के लिए अप्लाई ही नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट आ नहीं रहा, तो ऐसे केस में कोई इसको मना नहीं कर रहा ट्रांजिटिव होने के लिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो उस केस में हम बोल देते हैं कि फिर तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा ये कंसेप्ट, ओके। तो क्लियरली अब ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। थर्ड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट A as r equal to x comma y where y is divisible by x, y is divisible by x यानी कि y upon x या फिर x divides y, ठीक है, तभी भी यही आएगा, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन गिवन है और ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट के अंदर। ओके, तो देखो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, यानी कि x कॉमा एक्स, तो हमें क्लियरली पता है x x को डिवाइड करता है, यानी कि x इज डिविजिबल बाय x, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक के बारे में, अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि y इज डिविजिबल बाय x, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि x भी डिविजिबल बाय y हो, ठीक है। तो क्या x इज डिविजिबल बाय y है, देखो इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल ले लो 2,4, ठीक है। 2,4 का क्या मतलब हो गया, यानी कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि 4/2, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि 4 अपॉन यानी कि 4,2 यानी कि 2/4 वैलिड है या नहीं, यानी कि वो इस एलिमेंट में कहीं आ रहा है या नहीं। तो अब बताओ 2,4 क्या डिवाइड हो रहा है, क्या 2 इज डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल नहीं, क्लियरली आप देख सकते हो डिविजिबल तो नहीं हो रहा, तो यानी कि 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब ये जो 4,2 है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा रिलेशन में। तो अगर ये 4,2 रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा तो इसका मतलब सिमेट्रिसिटी नहीं है इसके अंदर, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिविटी का, ठीक है। तो अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। हम एक काम करते हैं x कॉमा वाई ही रखते हैं, ठीक है, यानी कि y इज डिविजिबल
बाय एक्स। ठीक है, फिर हम यहीं से स्टार्ट करते एक और नंबर ले लेंगे, ऑर्डर पेयर ले लेंगे y कॉमा जेड, यानी कि z इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है क्या x कॉमा वाई सॉरी x कॉमा जेड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, x कॉमा जेड एग्जिस्ट कर रहा है, तो x कॉमा जेड एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास z डिवाइडेड बाय x वैलिड होना चाहिए। अब z डिवाइडेड बाय x वैलिड होगा कैसे, देखो यहाँ पे हम z अपॉन x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं y से। ठीक है, तो एक हमारे पास हो गया z अपॉन y, एक हमारे पास हो गया y अपॉन x। y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि ये वैलिड है। z इज डिविजिबल बाय y, यानी कि ये वैलिड है। जब ये दोनों वैलिड है, इसका मतलब ये भी वैलिड है, दैट मीन्स x कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, सो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो क्लियरली हमारे पास रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक नहीं आया, बट ट्रांजिटिव इस पार्ट में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट z of all integers defined as r equal to x comma y such that x minus y is an integer। ठीक है, तो चेक करना है हमें ये x minus y इंटीजर है या नहीं, मतलब ये z को बिलोंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव देखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए एलिमेंट का, तो x कॉमा x होना चाहिए सच दैट अगर हमें चेक करना है तो देखना पड़ेगा x माइनस x बिलोंग टू इंटीजर होता है या नहीं। तो देखो x माइनस एक्स यानी कि 0 बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सिमेट्रिक पे। अब देखो इंटीजर्स का केस है, हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर डेसिमल नहीं आते, मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म नहीं होती है, बाकी सारे नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, जैसे कि 0, फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे -2। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बीच में जितने भी डेसिमल हैं उनके बारे में हमने बात नहीं करी है। ठीक है, तो यानी कि वही नंबर प्लस में वही नंबर माइनस में वो दोनों वैलिड हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी में हमारे पास अगर आ जाए कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, यानी कि हम बोल रहे हैं कि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, तो अगर x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली y माइनस एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। इसके अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल हम ले लेते, अगर हमने x को 2 ले लिया और y को 4 ले लिया, तो इसका मतलब आपके पास 2 माइनस 4 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू -2, डेफिनेटली बिलोंग टू इंटीजर्स, पहले ही इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। अब यहीं पे ही अगर हम y माइनस एक्स ले लें, ठीक है, यानी कि आपके पास आ जाएगा y आपके पास है 4, तो यानी कि 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, वो भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब माइनस वाला भी कर रहा है प्लस वाला भी कर रहा है, तो यानी कि इसके सारे नंबर्स रिलेशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि y कॉमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली सिमेट्रिक है। अब थर्ड पे आते हैं विच इज ट्रांजिटिव, तो चेक करो देखो ट्रांजिटिव है क्या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए देखो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए x कॉमा वाई बिलोंग करे रिलेशन को, y कॉमा जेड बिलोंग करे रिलेशन को। ठीक है, ये नंबर इसी से स्टार्ट करके, तो अब आपको चेक करना है कि x कॉमा जेड भी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, यानी कि x माइनस वाई के बजाय x माइनस जेड इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं। अब देखो x माइनस जेड को देखना है ना, तो x माइनस जेड इक्वल टू हम यहाँ पे प्लस माइनस वाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें y के कॉम्बिनेशन में लेना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इसका मतलब हो गया y माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों हमारे पास अवेलेबल जो वैल्यूज है वो कॉम्बिनेशन में है y के साथ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे y ही कंसिडर करेंगे प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो x माइनस जेड प्लस 0 इक्वल टू एक्स माइनस जेड होता है, इसलिए हम यहाँ पे यही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 0 की जगह हमने ये लगा दिया और यहाँ पे ये प्लस वाला साइन है, मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस वाई आ गया। अब इनको इसी फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि माइनस वाई एक्स के साथ लिख देते हैं, यानी कि ये जो माइनस वाई है वो एक्स के साथ लिख दो, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लस, ठीक है, y माइनस जेड, ये रहा y और ये रहा माइनस जेड, y माइनस जेड,
तो क्लियरली देखो ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो इंटीजर का एडिशन भी तो बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। तो इसका मतलब यहाँ से आपको पता लग गया x माइनस जेड भी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, यानी कि x कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये आपके पास आ गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Fifth part, relation R in set A of human beings in a town at a particular time given by R equal to this ordered pair such that X and Y work at the same place। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स के तौर पे दिया हुआ है वो है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और ये सेट है कैसे, क्योंकि इसको वेल डिफाइन किया हुआ है ये बता के कि जो भी टाउन के अंदर है एट अ पर्टिकुलर टाइम वही ह्यूमन बींग्स इस सेट में आ रहे हैं। ठीक है, ओके तो पहला हम देख लेते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस वाला केस है। ठीक है, तो x कॉमा x रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखो x अगर वर्क कर रहा है एट द सेम प्लेस तो वही x वर्क कर रहा है एट द सेम प्लेस अगेन। ठीक है, तो यानी कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ये R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई करना चाहिए y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो यानी कि y एंड x भी तो वर्क एट द सेम प्लेस, क्योंकि ये रिपीट ही तो हो रहे हैं, बस y पहले लिख दिया x बाद में लिख दिया। तो y एंड x ऑल्सो वर्क्स एट द सेम प्लेस। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया y कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है r को, तो यानी कि ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है जो पहले आपने देख लिया, अब सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, यानी कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। y से स्टार्ट करके y कॉमा z बिलोंग्स टू r, यानी कि y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखो x कॉमा z बिलोंग कर रहा है क्या r को। तो देखो अगर x एंड y वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे और वही y के साथ z भी वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे, तो डेफिनेटली x एंड z भी तो वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे। तो क्लियरली x कॉमा z बिलोंग कर रहा है r को, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो यानी कि ये भी हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब इसी में ही देखो चेंजेस कि R हमारे पास अब जो रिलेशन है वो x कॉमा वाई का सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो पहला तो बहुत क्लियर हो गया कि अगर x कॉमा x आप देख रहे हो तो x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब एक x जो एक ही लोकेलिटी में रह रहा है, इसी के अकॉर्डिंग वही x फिर दोबारा सेम लोकेलिटी में ही रह रहा है। तो यानी कि वो खुद का एक रिलेशन बना रहा है, तो इसका मतलब ये R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। सेकंड पे आते हैं, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, यानी कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब देखना चाहिए कि y और x सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं नहीं। तो देखो क्लियरली सी बात है, स्टेटमेंट से पता चल रहा है x एंड y अगर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम y एंड x की बात करें तो वो भी लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y कॉमा एक्स बिलोंग टू r कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। थर्ड पे आते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, यानी कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। y से स्टार्ट करके y कॉमा z बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि y कॉमा z लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। तो अगर इस y के बेसिस पे ही उसी टाइम पे x भी सेम लोकेलिटी पे है और यहाँ पे उसी टाइम पे z भी सेम लोकेलिटी पे है, तो क्लियरली x कॉमा z ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि ये भी r को बिलोंग कर रहा है और ये ट्रांजिटिव है। तो क्या हो गया, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम रिलेशन है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, यानी कि x कॉमा y में x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। ठीक है ना, ओके तो पहला हम देख लेते हैं x कॉमा x का रिलेशन। अब देखो कोई x है, ठीक है, क्या खुद x अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है?
नहीं हो सकता। मतलब क्या हम अपने से बड़े हो जाएंगे हाइट में? नहीं, हमारी तो हाइट सेम ही है। तो इसका मतलब ये रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेकंड पे आते हैं, सिमेट्रिक। अब देखो x कॉमा वाई का मतलब हो गया कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ये x ले लेते हैं तो ये 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, सपोज ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे y ले लिया। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमारे पास y कॉमा एक्स आ रहा है, यानी कि क्या y 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x आ रहा है? तो क्लियरली नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो पहले से ही छोटा ही है, x ही बड़ा था, तो y तो बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्लियरली हमारे पास ये रिलेशन नहीं आ रहा, तो मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने ले लिया x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, यानी कि x इज 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया y कॉमा z, यानी कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या x कॉमा z बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि क्या x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो देखो x हमारे पास ऑलरेडी इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा था। ठीक है, y 7 सेंटीमीटर यहाँ पे इससे बड़ा है। ठीक है, तो जो x और z के बीच में हाइट में डिफरेंस आएगा वो 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर नहीं, एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर आ रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, x कॉमा एक्स। क्या x कॉमा एक्स रिलेशन में आ रहा है? तो देखो, क्या x अगर वाइफ है तो क्या वो खुद की वाइफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, x खुद की वाइफ नहीं हो सकता। तो ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सिमेट्रिक। तो अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r को, जो हमने कंसिडर करा, यानी कि x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या y वाइफ हो सकता है x का? मतलब क्या ये इंप्लाई करेगा y कॉमा x बिलोंग्स टू r? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर x y का वाइफ है, ठीक है, तो इसका मतलब y तो हस्बैंड है, और अगर y हस्बैंड है तो y फिर x की वाइफ तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्लियरली लॉजिकल तरीके से तो रिलेशन में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, हमने हटा दिया। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हमने ले लिया, और फिर y से ही स्टार्ट करके हमने y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर बता दिया। तो क्या x कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है r को? तो देखो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि x इज अ वाइफ ऑफ y। क्या y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर करेगा? देखो, y क्या हो गया इस हिसाब से? हस्बैंड। ठीक है, और किसी का हस्बैंड किसी की वाइफ नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये केस पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे तो चेक ही नहीं करेंगे फिर इसको। अब क्योंकि इसके इस वाले एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि डेफिनेशन में ये अप्लाई हो गया है, और फिर ये अब इम्प्लाई नहीं कर रहा है, तो क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया हुआ है एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो अब देखो पहला पार्ट, एक्स कॉमा एक्स के लिए, ठीक है, यानी कि एक्स इज अ फादर ऑफ एक्स, तो क्या एक्स खुद का फादर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, बट वाई इज नॉट अ फादर ऑफ एक्स, डेफिनेटली नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड पे आते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पे वाई इज अ फादर ऑफ जेड। ठीक है, तो अब बताओ, अगर हमारे पास एक्स वाई का फादर है और वाई जेड के फादर है, तो देखो इसका मतलब एक्स और जेड में ये रिलेशन आएगा कि एक्स तो फिर ग्रैंडफादर हो गया जेड का। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये फादर तो नहीं होगा बट ग्रैंडफादर होगा, बट हमें यहाँ पे फादर पे फोकस करना है, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है शो करना है, ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
ठीक है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो सेट है वो है आर, यानी कि रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो रियल नंबर्स में से हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, बस वो आयोटा वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, तो यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, वही आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में आते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप कोई भी एक एलिमेंट लो। अब देखो, ऐसे केस के अंदर आपको हमेशा ज़्यादातर वो एलिमेंट्स लेने चाहिए जो थोड़े से पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो। ठीक है ना, तो अगर आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे 1/2 लेते हो, तो वो थोड़ा बेस्ट यहाँ पे चल जाएगा रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, तो अगर आपने ए इक्वल टू हाफ लिया, ठीक है, और आपको यहाँ पे ए कॉमा ए के लिए देखना है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यानी कि आपके पास ये इम्प्लाई होना चाहिए कि ये जो हाफ है वो लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर हो। पर एक बार चेक करो, ये जो हाफ का स्क्वायर है वो बेसिकली क्या है, 1/4 है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.25 है, और ये आपके पास है 1.5, और 1.5 तो लेस देन होता ही नहीं है, इक्वल टू भी नहीं होता 0.25 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट हमें पता चल गया, तो उससे हमें क्लियरली पता लग गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। अब हमारे पास सिमेट्रिक वाला केस है, यानी कि कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लो, एक ऐसा एलिमेंट वाली केस लो सच दैट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने ले लिया 2,5 ले सकते हैं। ठीक है, 2 ले लिया आपने, लेस देन इक्वल टू बी आपके पास है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 2 डेफिनेटली लेस देन या इक्वल टू 25 है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 लेस देन 25। ठीक है, हमने ये कंसिडर कर लिया ऑर्डर पे, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद चेक करते हैं कि इसका 5,2 भी बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो देखो, 5,2 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि अब ये आपके पास b हो गया, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बताना है, तो ये a है आपके पास, तो यानी कि 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यानी कि 5 ना ही 4 से लेस है ना ही 4 के इक्वल है, तो यानी कि कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट से हमें पता लग गया कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव में आप कोई भी पहला ऐसा एलिमेंट ले लो a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं, 4,6 ले लें क्या। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 10,6 ले लेते हैं। ठीक है, वो R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 36, यानी कि 6 का स्क्वायर, जिसमें वो लेस देन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये परफेक्टली एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इस रिलेशन में है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद आप यहीं 6 से ही स्टार्ट करते हुए कोई एक नंबर ले लो। ठीक है, 6 से स्टार्ट करते हुए आपको यहाँ पे बस इस कंडीशन को चैलेंज करने के लिए, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर को चैलेंज करने के लिए आप यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन ले लो जो कि डेसिमल में हो, यानी कि फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे लेट कर लिया 2.5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2.5। ठीक है, ये R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी कि R को क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर, तो यानी कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 6.25, बिल्कुल ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या 10,2.5 आर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे जो हम आर बोल रहे हैं वो देखो ये सिंपल आर है, और जो रियल नंबर्स के लिए हम आर यूज करते हैं वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस वाले आर की बात कर रहे हैं, यानी कि रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये आर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो देखो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए इस कंडीशन को। तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 10 लेस देन इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर आ रहा है क्या, यानी कि क्या 10 लेस देन और इक्वल टू 6.25 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यानी कि इसका मतलब ये एक एलिमेंट हमें पता लग गया जिसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 से लेकर 6 तक एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हमें चेक करना है। ठीक है, यानी कि हमें इसे शो नहीं करना, हमें इसे चेक करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि एलिमेंट्स इसलिए कंसिडर करने हैं क्योंकि अब हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, बिल्कुल वही वाली कंडीशन जो पहले किया था। ठीक है, आपके पास b इक्वल टू a प्लस 1 इक्वेशन है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी a की वैल्यू लेट कर लेते हैं, तो a इक्वल टू 1 ले लिया, तो इसका मतलब b इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। अगर आप ऐसे ही इसको सॉल्व करते रहोगे तो आपके पास आ जाएगा एक तो 1,2, फिर 2,3, फिर 3,4, 4,5 और 5,6। इससे आगे नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब यहीं पे ही हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 होना चाहिए, है ही नहीं इसके अंदर, तो यानी कि 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो इसका मतलब ये क्लियरली रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। ओके, सिमेट्रिक के लिए आते हैं। सिमेट्रिक में आप कोई भी एलिमेंट लो, 1,2 ले लिया आपने, बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल ठीक है। क्या 2,1 आर को बिलोंग कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में 1,2 ले सकते हैं, ठीक है, आर को बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी ले लेते हैं, आर को बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि 1,3 आर को बिलोंग करना चाहिए, बट ये कहीं भी नहीं है, आर को नहीं बिलोंग कर रहा, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर एंड आर डिफाइंड एज, ये वाला आर रियल नंबर्स के लिए है और ये वाला आर रिलेशन के लिए है। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव दोनों है बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं पहले तो रिफ्लेक्सिव वाला केस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव वाले केस में a कॉमा ए हमारे पास r को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो बताओ क्या a लेस देन और इक्वल टू a होता है? तो हाँ, a इक्वल टू a तो होता है, तो उस वजह से ये r को बिलोंग कर रहा है, यानी कि रिलेशन में है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट बिलोंग करेगा जो कि a को लेंगे हम इस सेट के लिए, तो यानी कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। अब उसके बाद सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमने कंसिडर करा a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। अब देखो, a लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या b कॉमा a भी सेटिस्फाई करेगा? अब देखो, b लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों केस के अंदर अगर इक्वल टू वाला नंबर आ जाए तो मतलब ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर इक्वल टू की बजाय हमने यहाँ पे ले लिया a लेस देन इक्वल टू b वाला कोई नंबर जिसमें a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r को, तो यहाँ पे फिर b लेस देन a नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब b कॉमा a बिलोंग नहीं कर रहा है हर किसी एलिमेंट के लिए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, अब देखो, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c, तो यानी कि क्या a लेस देन इक्वल टू c होगा? तो देखो, a लेस देन इक्वल टू b और यही अगर कंडीशंस को कंबाइन कर देंगे तो b फर्दर लेस देन इक्वल टू c हो गया। दिस इंप्लाइज a इज लेस देन और इक्वल टू c, बिल्कुल ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, तो हमने शो कर दिया कि रिफ्लेक्सिव आ रहा है, ट्रांजिटिव आ रहा है, बट सिमेट्रिक नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय a कॉमा बी वेयर द कंडीशन इज a लेस देन इक्वल टू b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको अब यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव वाला केस देख लेते हैं। तो जब भी इनइक्वालिटी वाला केस आता है तो हमने डिस्कस करा था कि हमेशा आपको फ्रैक्शन वाला एलिमेंट कंसिडर करना है, तो फ्रैक्शन वाला एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि अगर हमने a ले लिया हाफ, ठीक है, तो यानी कि a कॉमा ए, राइट, तो यानी कि हाफ कॉमा हाफ यहाँ पे इसको रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो देखो, कोई भी नंबर अगर आपने फ्रैक्शन में लिया है तो वो खुद के क्यूब से लेस देन नहीं होगा, क्योंकि इसका क्यूब कितना आ गया 1/8, तो 1/2 लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है 1/8 से, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए आपने सपोज 1,2 ले लिया, वो r को बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो डेफिनेटली 1 इज लेस देन 8 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या 2,1 r को बिलोंग कर रहा है?
ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर आपने 2 देखा तो 2 लेस देन या इक्वल टू 1 का क्यूब कभी नहीं आ सकता। 2 इक्वल टू 1 नहीं होता, 2 इज लेस देन 1 नहीं होता। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब उसके बाद ट्रांजिटिव पे आते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए केस के लिए आप क्या करो, एक 5, 2 ले लो, यानी कि a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब होना चाहिए। तो यानी कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी कि 5 इज लेस देन 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन में हमने एक एलिमेंट ले लिया। दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 2 से ही स्टार्ट करके, 2, 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चैलेंज करने के लिए फ्रैक्शन में लेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, तो आपके पास 2 लेस देन और इक्वल टू 1.5 का क्यूब आ रहा है। देखो 2 लेस देन 1.5 का क्यूब कितना हो गया, 3.375। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास लेस देन तो आ रहा है, तो यानी कि ये भी हमने कंडीशन में से सेलेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये भी आर है। ठीक है, तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हो गए। अब हमें चेक करना है क्या 5, 1.5 आपके पास रिलेशन में आ रहा है। चेक कर लेते हैं। तो देखो 5 लेस देन और इक्वल टू 1.5 का क्यूब आएगा क्या, यानी कि क्या 5 लेस देन 3.375 आएगा, बिल्कुल नहीं। इक्वल टू है ही नहीं, लेस देन भी नहीं है, क्योंकि 5 तो बड़ा नंबर हो गया 3.375 से, तो इसका मतलब ये कंडीशन वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये क्लियरली आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है।